Hello, welcome all of you. My name is Prachi Soni. I'm from Gandhi Senior Secondary Public School, Shikohabad, and today we are here to study Class 12 NCERT Geography, India, People and Economy. In this series, we have already completed the first 5 chapters of this book, and we are on chapter number 6. Again, for chapter number 6, we have completed 2 videos, and this would be the third one and the final one. So if you are new to this one, new to this series, or first time watching my videos, I would request you to please watch the previous videos and then come to this one to have a better understanding. So in the previous 2 classes, we were talking about the water resources, that is chapter number 6. We learned about what were the places, what are the sources of water, surface water, groundwater, and then we learned that how different sectors like agriculture, industries, households use water resources, and to what extent do they use it. We talked about how can we actually conserve our water, manage our water through preventing pollution, through reuse, recycle, reduce, and through conservation. Today we will be talking about watershed management, which is a little bit technical towards conserving water, but it's a good strategy and can help India or the world in the long run. So watershed management basically refers to the management and conservation of surface and groundwater. Watershed management. Watershed क्या होता है? Watershed is area जहाँ पे मतलब जो एरिया जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी होती है. तो बेसिकली एक एफिशिएंट मैनेजमेंट, अच्छे से आप मैनेज करो और कंजर्व करो सरफेस और ग्राउंड वाटर. किसी एक पर्टिकुलर एरिया का सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर दोनों को आपको मैनेज करना है एफिशिएंटली. उसको हम वाटरशेड मैनेजमेंट बोलते हैं. इसमें आप प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ यानी कि जो पानी आ रहा है बारिश के थ्रू उसको भी बचाओगे, उसको स्टोरेज करोगे और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करोगे. रिचार्ज आप जब फ़ोन में चार्जर लगाते हो तो उससे क्या होता है, बैटरी इंक्रीज होती है. तो इस तरीके से ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग का मतलब जो ग्राउंड वाटर की क्वांटिटी अब कम रह गई है, हमने पहले देखा कि किस तरह से जो ग्राउंड वाटर की क्वालिटी इट इज़ डिक्लाइनिंग, क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी इज डिक्लाइनिंग ऑफ ग्राउंड वाटर. तो इसके थ्रू क्या होगा, वाटरशेड मैनेजमेंट विल इंक्रीज both the quantity and the quality of the groundwater, helping it to get itself recharged. However, अगर हम ब्रॉड सेंस में देखें तो जो वाटरशेड मैनेजमेंट है इसमें आप क्या क्या आता है, आपका कंजर्वेशन, रीजेनरेशन एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ ऑल रिसोर्सेज. कंजर्वेशन यानी कि जो पानी है उसको बचाना है. रीजेनरेशन मतलब ऐसा नहीं है कि बचा के बस सेव किया यूज़ किया. जहाँ पे कम हो गया वहाँ पे उसकी अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज़ करनी है और जितना पानी है उनको उसको जुडिशली यानी कि जितनी ज़रूरत है आप उतना ही यूज़ करिए, एक्स्ट्रा और वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. नेचुरल और ह्यूमन, नेचुरल जैसे कि लैंड, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड ह्यूमन विद इन अ वाटरशेड. तो और ये कौन कर सकता है, ये वो ह्यूमन्स और एनिमल्स कर सकते हैं जो उस पर्टिकुलर वाटरशेड में रह रहे हैं. वाटरशेड क्या है, एक एरिया जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी होती है. अगर टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो वाटरशेड क्या होता है, वो इलाका जहाँ से एक नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज जाती हैं, गुजरती हैं, तो उस एरिया को हम वाटरशेड बोलते हैं. Watershed management aims to bring balance between natural resources on the one hand and the society on the other. तो watershed management का फोकस क्या है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी बने रहें और जो सोसाइटी है इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बना रहे. क्या बना रहे, एक बैलेंस बना रहे. ना ही हमने ह्यूमन जोग्राफी में पढ़ा है किस तरह से ह्यूमनाइजेशन और नेचुरलाइजेशन वाली डिबेट. तो सिमिलरली वो इसमें भी यही कह रहे हैं कि ना ह्यूमन्स नेचुरल रिसोर्सेज पर भारी पड़े और ना नेचुरल रिसोर्सेज ह्यूमन्स को एक्सप्लॉइट कर सकें. तो ये करता है आपका वाटरशेड मैनेजमेंट. द सक्सेस ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट लार्जली डिपेंड्स अपॉन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. और वाटरशेड मैनेजमेंट कब होगा, जब मैं, आप और हम सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे. हम रेन वाटर को सेव भी नहीं करेंगे तो कैसे कंजर्व होगा, सारी साइकिल ही बिगड़ जाएगी. तो ये कैसे शुरू होता है, फ्रॉम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कि लोगों के पार्टिसिपेशन से ही वाटरशेड मैनेजमेंट वर्क करता है. जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने बहुत सारे वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इनिशिएट किए हैं और बनाए हैं हमारी कंट्री में. सम ऑफ दीज, इनको हम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ इसमें से नॉन गवर्नमेंटल यानी कि एनजीओज द्वारा भी पानी को सेव करने के लिए इनिशिएटिव्स बनाए गए हैं. सबसे पहला एक हमारा प्रोजेक्ट है हरियाली. ये एक वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, जो कि रूरल पॉपुलेशन यानी कि जो गाँव के इलाके हैं वहाँ पे पानी को कंजर्व करने के लिए, फॉर ड्रिंकिंग, इरीगेशन, फिशरीज, एफॉरेस्टेशन, इन सारी चीज़ों के लिए पानी को कंजर्व करेंगे.
जो प्रोजेक्ट है वो ग्राम पंचायत करती हैं लोगों के पार्टिसिपेशन के साथ। नाउ इसमें बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें। सबसे पहले तो हरियाली प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट शुरू किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। मैनेज कौन कर रहा है? ग्राम पंचायत कर रही है। इसमें पानी को किस चीज़ के लिए सेव किया जा रहा है? ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, फिशरीज के लिए, फॉरेस्टेशन के लिए, रूरल पॉपुलेशन के लिए है, यानी कि गांव के इलाकों के लिए है। और ये प्रोग्राम ह्यूमन पार्टिसिपेशन यानी कि लोगों के पार्टिसिपेशन के साथ ही आगे बढ़ता है। फिर आपका नीरू मीरू प्रोजेक्ट। नीरू मीरू यानी कि वाटर एंड यू, पानी और हाँ। तो ये प्रोग्राम आंध्र प्रदेश में शुरू किया है और अरवारी पानी संसद ये अलवर का है। ये दोनों ही कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे जहाँ से पानी हार्वेस्ट हो सके, जैसे कि परकोलेशन टैंक्स। तो परकोलेशन टैंक्स क्या होते हैं? ऐसे टैंक्स बना दिए जाते हैं जहाँ पानी स्टोर होता रहता है, जो कि नीचे ग्राउंड से कनेक्टेड होते हैं, जिनमें पानी भरता रहता है और फिर वो धीरे धीरे करके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते रहते हैं, सीधा डायरेक्टली ग्राउंड वाटर में, ग्राउंड में अंदर पानी जाता है। डग आउट पॉन्ड्स, जो हम आपके पॉन्ड्स वगैरह बना दिए जाते हैं, चेक डैम्स बना दिए जाते हैं, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें बना दी जाती हैं वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। नो बिल्डिंग्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट मेकिंग स्ट्रक्चर्स फॉर दी वाटर हार्वेस्टिंग। और कहीं कहीं पे, जैसे तमिलनाडु में क्या है, इन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हाउसेस में कंपलसरी कर दिया है। यानी कि अगर आप नया घर बना रहे हो तो उसमें आपको वाटर कंजर्वेशन का सिस्टम बनाना ही पड़ेगा। यानी कि आपके घर अगर नया कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वो बिना वाटर कंजर्वेशन के प्लानिंग के बन नहीं सकता। विच मीन्स इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग योर हाउस, तो आपके ऊपर एक पूरा मैनेजमेंट, एक सिस्टम होना चाहिए जो बारिश जब भी आए उस पानी को सेव करके रखे। बिकॉज यू शुड नो दैट तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा पानी की कमी होती है, बिकॉज इट्स टू हॉट और सारा कुछ जितना पानी अवेलेबल होता है वो सारा इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर रिसोर्सेज हैं वहाँ पे काफ़ी कम हो गए हैं। तो सबसे पहले हमने देखा हरियाली प्रोजेक्ट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे रूरल एरिया के लिए शुरू किया है। नीरू मीरू जो आंध्र प्रदेश में हुआ है, अरवारी पानी संसद जो अलवर में हुआ है, और तमिलनाडु ने किस तरह से अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, अगर आपको कुछ भी बनाना है तो उसमें आपको वाटर कंजर्वेशन का स्ट्रक्चर बनाना कंपलसरी है। तो जो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इन सम एरियाज हैव बीन सक्सेसफुल इन रीजेन्युएटिंग इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी। तो ये जो प्रोग्राम्स करे हैं, इनसे इकोनॉमी और इन्वायरमेंट दोनों को फ़ायदा हो रहा है, नॉट जस्ट इन्वायरमेंट, बस इकोनॉमी भी इससे फ़ायदे में है। हाउएवर सक्सेस स्टोरीज बहुत कम है, यानी कि फ़ायदा है बट लेकिन सब लोग इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, या फिर सब तक ये फ़ायदा पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में अभी भी ये जो वाटरशेड मैनेजमेंट है, वाटर हार्वेस्टिंग है, बहुत नासेंट स्टेज पे है, यानी कि बिल्कुल बिगिनिंग के स्टेज पे और ख़ास डेवलपमेंट नहीं है। There is a need to generate awareness regarding benefits of watershed development and management among people in the country। और इसीलिए एक नीड है कि किस तरह से हमको वाटरशेड डेवलपमेंट के बेनिफिट्स और मैनेजमेंट करना होगा हमारी कंट्री में, ताकि लोगों को पता चले। अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। एंड थ्रू दिस इरीगेटेड वाटर रिसोर्स integrated water resource management approach, water availability can be ensured on sustainable basis। तो इसी तरीके से सरकारें, लोग, इंस्टीट्यूशंस, सब लोग मिलकर काम करेंगे तो हम पानी जैसी स्कार्स रिसोर्स को सबकी अवेलेबिलिटी के लिए और सस्टेनेबली यूज़ कर पाएंगे, वरना ख़त्म हो जाएगा ऑब्वियसली विद टाइम। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, नाम से ही समझ में आ रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है। जो भी बारिश से, वर्षा से जो पानी आएगा, whatever water you are receiving through rain, you will have to save it। ये आप सेव कैसे कर सकते हो? जैसे मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि किस तरह से आप जो बारिश का पानी है, 2-3 बारिश आप छत अपनी साफ़ कर लो, वहाँ पे आप टैंक्स लगा सकते हो, यू कैन यू कैन पुट योर बकेट्स, यू कैन पुट योर ड्रम्स टू कंजर्व वाटर। और इस पानी को आप नहाने धोने के लिए और घर की सफाई वगैरह करने के लिए यूज़ कर सकते हो, विच विल सेव सम अदर वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ये रेन वाटर को ही स्टोर करने के लिए है, जिसको आप काफ़ी कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे ग्राउंड वाटर एक्यूफायर्स क्या होता है? मतलब जो ग्राउंड वाटर है वो भी रिचार्ज होता है, एक्यूफाई हो जाता है, साफ़ हो जाता है। इट इज़ अ लो कॉस्ट, सबसे सस्ता और इको फ्रेंडली टेक्निक है, यानी कि इसमें आपको कुछ मशीनरी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ नहीं होता, पता है, बहुत आसान होता है। लेट मी एक्सप्लेन यू। जैसे कि ये आपका घर है, या आपने ऊपर से घर ऐसे बनवाया है,
आपने क्या कर, आपने ऐसे नहीं बनाया, आपका स्ट्रेट भी घर है जैसे, तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे इस तरीके से एक पाइप लगाई, इस तरीके से। तो जब पानी आएगा वो इस पाइप में जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और कहीं से भी, मतलब कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से और आप यहाँ से, मतलब मान लो यहाँ तक तीनों की जो कनेक्शन है वो यहाँ पे आके मिल रहा है। फिर यहाँ से एक नीचे पाइप कनेक्टेड होगी, आपके घर के नीचे तक जाएगी, जो आपके एक टैंक में जाकर पानी सारा चला जाएगा। सो इट्स वेरी ईजी, इको फ्रेंडली है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा बचती है, महंगा, आपको कुछ खास खर्चा नहीं करना पड़ता है। प्रिजर्विंग एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर बाय गाइडिंग द रेन वाटर टू बोरवेल, जिससे आप हर पानी के एक एक ड्रॉप को प्रिजर्व कर सकते हो, बोरवेल तक पानी पहुंचा सकते हो, जो आपके ये कुएँ वगैरह होते हैं, पिट्स तक, और यहाँ सब जगहों में आप पानी को प्रोवाइड कर सकते हो। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उससे वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ती है। इट ऑल्सो चेक्स द डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर टेबल, यानी कि जो ग्राउंड वाटर है जो डिक्लाइन होता जा रहा है उसको भी चेक करता है, मैनेज कर लेता है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू डाइल्यूशन ऑफ कॉन्टामिनेंट्स, जो ग्राउंड वाटर की क्वालिटी है वो जो ख़राब होती जा रही है वो भी मैनेज हो जाती है, क्योंकि पहले इतना पानी था, बहुत सारे केमिकल्स थे, अब इतना सारा पानी हो गया, केमिकल्स भले ही उतने ही हैं पर पानी की क्वांटिटी बढ़ गई, तो जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब मैं आपको ये 2 ड्रॉप ऑफ एसिड ऐसे ही खिला दूँ और वो 2 ड्रॉप मैं पानी में मिला के पिलाऊँ, तो शायद आपको जो नॉर्मली पिलाऊंगी वो आपको बहुत ज़्यादा हार्म करेंगे कंपेयर टू दी वाटर। So, like fluoride and nitrates prevents soil erosion, flooding and arrests salt water intrusion in coastal areas if used to recharge aquifers. तो ये बोल रहे हैं कि जो ग्राउंड वाटर थ्रू डाइल्यूशन ऑफ कंटेमेंट्स, ये आपके फ्लोराइड, नाइट्रेट्स, ये सारी सॉइल इरोजन, फ्लडिंग एंड अरेस्ट सॉल्ट वाटर इंट्रूजन इन कोस्टल एरियाज इफ यूज टू रिचार्ज एक्विफायर्स। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड। Rainwater harvesting has been practiced through various methods by different communities in the country for a long time. ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस करती जा रही हैं। ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन रूरल एरियाज इज डन बाय यूजिंग सरफेस स्टोरेज बॉडीज। जो ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, यानी कि जो पहले से चली आ रही है, जो लोग पहले करते थे गाँव के इलाकों में, उसमें कुछ नहीं है, सरफेस स्टोरेज बॉडीज, यानी कि नीचे कुछ स्टोरेज बॉडीज, टैंक्स वगैरह लगा दिए जाते हैं, या फिर ऐसा कर दिया जाता है कि जितना भी पानी है सबके घर से वो एक लोकल नालियों के थ्रू वो सेपरेट ड्रेन्स होंगी। आपके नॉर्मल जो वेस्ट वाली ड्रेन्स होंगी वो सेपरेट होंगी, और जो रेन वाटर वाली ड्रेन्स होंगी वो सेपरेट होंगी, और सबके घर के थ्रू एक लोकल पॉन्ड में, एक लोकल लेक में पानी रेन वाटर का जा सकता है, जैसे उसकी वाटर टेबल जो है वो बढ़ जाएगा। आप इरिगेशन टैंक्स बना सकते हो, अगर रूरल एरियाज़ में क्या है आपके खेत वेत हैं तो आप वहाँ पर अपना टैंक स्टोर कर सकते हो, वहाँ पे खेत को तो डायरेक्टली पानी मिल जाएगा, बट फॉर दी लॉन्गर जब पानी की कमी होगी तो आप ऐसे टैंक्स बिल्ड कर सकते हो जो कि पानी को स्टोर कर लें जब भी बारिश हो रही है, एंड लेटर व्हेन रेन नहीं हो तो आप उस पानी को यूज़ कर सकते हो। इन राजस्थान रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो बनाए जाते हैं उनको नॉर्मल भाषा में कुंड या फिर टंका बोला जाता है, टंका या कुंड। ये हाउस के पास ही बनाए जाते हैं और विलेज के पास बनाए जाते हैं ताकि जो बारिश का पानी है उसको स्टोर किया जा सके। टू अंडरस्टैंड वेरियस वेज ऑफ रेन वाटर, अभी एक कुछ देयर इज दिस पिक्चर, आप देख सकते हो किस तरीके से पानी को कंजर्व करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। देखो जैसे मैंने आपको ये 4th वाला बताया था कि पाइप्स लग जाएंगी जो कि एक तरीके से आपके पानी को कलेक्ट करेंगी, एंड देन ये आपके अगर फ्लैट रूफ्स है तो आप किस तरह से अपने घरों के बाहर रेन वाटर हार्वेस्टिंग घरों के ऊपर कर सकते हैं। There is a wide scope to use rainwater harvesting technique to conserve precious water resources. तो काफ़ी वाइड स्कोप है कि अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को यूज़ करें तो आप वाटर जो इतना प्रेशियस रिसोर्स है इसको बचा सकते हैं। इट कैन बी डन बाय हार्वेस्टिंग रेन वाटर, आप अपने रूफ्स में जहाँ खुली जगह है वहाँ पे पानी को सेव कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग रेन वाटर की वजह से जो कम्युनिटी की डिपेंडेंस होती है ग्राउंड वाटर पे वो कम हो जाती है, यानी कि जो मैं और आप ग्राउंड वाटर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं वो कम हो जाएगा क्योंकि आपको लोकली पानी अवेलेबल हो जाएगा। बिसाइड्स ब्रिजिंग द डिमांड सप्लाई गैप, बिसाइड्स जो डिमांड सप्लाई गैप, यानी कि सबको पानी चाहिए पर पानी है नहीं, तो अगर आप रेन का पानी बचा लोगे, रेन वाटर सेव कर लोगे, तो जो ये गैप है ये थोड़ा तो कम हो जाएगा। इट कैन ऑल्सो सेव एनर्जी, पानी को अगर आप सेव करोगे तो जो आप जैसे आपने समर लगवाते हैं सब लोग, कुछ लोग बोरवेल्स जो आप जिससे
ग्राउंड वाटर का पानी आप ऊपर खींचते हो, इसके लिए आपको मशीनरीज लगवानी पड़ती है। बट अगर आप रेन वाटर ही सेव कर लोगे तो ये जितनी भी एनर्जी आपकी यूज़ होगी बोरवेल्स वगैरह में, वेल्स कंस्ट्रक्ट करने में, वो सारी बच जाएगी और ग्राउंड वाटर का टेबल भी डिक्रीज, यानी कि ग्राउंड वाटर की क्वांटिटी भी कम नहीं होगी। These days जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है मैसिव स्केल पे सारी स्टेट्स अपनी कंट्री की सारी स्टेट्स इंसिस्ट कर रही हैं। अर्बन एरियाज कैन स्पेशली बेनिफिट फ्रॉम रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अर्बन एरियाज बेनिफिट कर सकते हैं इससे। एंड एज वाटर डिमांड हैज़ ऑलरेडी आउटस्ट्रिप्ड सप्लाई इन मोस्ट ऑफ द सिटीज़ एंड टाउन्स, क्योंकि जो वाटर आपकी वाटर डिमांड है ऑलरेडी आउटस्ट्रिप यानी कि आउटस्ट्रिप क्या हो गया, एक लाइन, उससे हम बहुत आगे जा चुके हैं हमारी नीड्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दी अबव मेंशन फैक्टर्स, जो डीसैलिनेशन का इशू है, डीसैलिनेशन यानी कि पानी में से नमक हटाने का जो इशू है, कोस्टल एरियाज़ में ब्रैकिश वाटर, खारा पानी जो है एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में, एरिड यानी कि सूखे और सेमी सूखे रीजन्स, ट्रांसफ़र ऑफ वाटर फ्रॉम surplus areas to water deficit areas through interlinking of rivers can be important remedies for solving water problems। तो अगर हम डिसैलिनेशन करते हैं, ब्रैकिश वाटर जो है नमक वाला पानी, उसको बचा सके किसी तरीके से, और वो जगहें जहाँ पे बहुत सारा पानी आता है थ्रू आउट द ईयर, वहाँ से थोड़ा पानी लेकर उन जगहों को पहुँचाया जाए जहाँ पे पानी की कमी है बाय द यूज़ ऑफ इंटरलिंकिंग रिवर्स। इससे हम पानी की कमी को, और ये एक तरीके से रेमेडी हो सकती है उन इलाकों के लिए जहाँ पे पानी की कमी है। However, the most important issue from the point of view of individual users, household and communities, the pricing of water। पर इशू सिर्फ पानी की अवेलेबिलिटी है, जो भी चीज़ कम होती है वो महंगी होती है। गोल्ड महंगा क्यों है, डायमंड महंगा क्यों है, बिकॉज उनकी अवेलेबिलिटी कम है। सिमिलरली इज द केस विद वाटर, वाटर की अवेलेबिलिटी कम होने के कारण उसका पैसा वगैरह बढ़ता जा रहा है। सो नेक्स्ट इज योर इंडियाज़ नेशनल वाटर पॉलिसी। तो ये जो नेशनल वाटर पॉलिसी है सबसे पहले भारत में 1987 में बनाया गया था, उसके बाद इसको 2002 में रिवाइज़ किया गया एंड फिर अगेन 2012 में रिवाइज़ किया गया। सो आई होप प्रोबेबली हम सबके बुक में 2002 का दिया हुआ है। इफ़ योर बुक्स हैव 2012 का डेटा, सो प्लीज़ शेयर विद मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल प्रोग्रेस विद प्राची, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट। और इफ इट्स 2002, सो आई एम डिस्कसिंग दैट। So there is this content which is written in this book। तो जो नेशनल वाटर पॉलिसी है 2002 की, ये वाटर एलोकेशन प्रायोरिटीज़ की बात करती है ब्रॉडली, किस किस चीज़ के लिए एलोकेट करना है पानी को, पीने के लिए, इरिगेशन के लिए, हाइड्रो पावर यानी कि पानी से जो बिजली जनरेट करी जाती है, नेविगेशन यानी कि शिप्स वगैरह में, इंडस्ट्रियल और अदर यूजेस, इन सारी चीज़ों के लिए पानी का इस्तेमाल होना चाहिए। जो पॉलिसी है वो न्यू अप्रोचेस बताती है कि किस तरीके से वाटर को मैनेज कर सकते हैं। तो की फीचर्स आपके क्या क्या हैं, इरिगेशन और जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स यानी कि जो आप डैम्स वगैरह बनाते हो, शुड इनवैरिएबली इंक्लूड ड्रिंकिंग वाटर कंपोनेंट वेर एवर देर इज़ नो अल्टरनेट सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ये बोल रहे हैं कि इरिगेशन और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को अपने उसमें ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरह से ड्रिंकिंग वाटर को कंज्यूम ना करें, ड्रिंकिंग वाटर को नहीं रोक रहा है, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। गाड़ी धोने के लिए जो पानी चाहिए, गार्डनिंग के लिए जो पानी चाहिए, उसकी फिर भी आपको ऑल्टरनेटिव्स मिल सकते हैं, बट ड्रिंकिंग वाटर का नहीं। प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो पीने का पानी सबको मिले, ये हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और फिर हमको कुछ इस तरीके के मेजर्स, कुछ स्टेप्स लेने चाहिए जो कि लिमिट और रेगुलेट कर सके, यानी कि जो लोग इतने बस यूज़ करते ही जा रहे हैं ग्राउंड वाटर, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई स्टॉपेज नहीं है, इसको रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है। बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर शुड बी रेगुलरली मॉनिटर्ड फॉर क्वालिटी। जो आपका ग्राउंड वाटर यानी कि जो ज़मीन के अंदर, और जो सरफेस वाटर यानी कि आपकी नदियों में, पॉन्ड्स में, इनकी क्वालिटी चेक होते रहना चाहिए। और एक प्रोग्राम्स करने चाहिए सरकार को इनकी वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। जिस तरीके से आपका नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, इस बुक में है, आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से गंगा रिवर को साफ़ करने के लिए वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो इस तरीके से सारे रिवर्स को प्रोजेक्ट करने के लिए टाइमली ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। द एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन एंड ऑल द डाइवर्स यूजेस ऑफ वाटर शुड बी इम्प्रूव, यानी कि आप जिस भी चीज़ में पानी का इस्तेमाल कर रहे हो उसको एफिशिएंटली करो, फ्री हैंड के साथ नहीं, क्लोज फिस्ट के साथ करो कि जितना बस मिनिमम आपको ज़रूरत है उतना ही। वाटर, सबसे ज़रूरी बात तो ये है, लोगों को ये बताना पड़ेगा कि सोना चांदी और डायमंड से ज़्यादा ज़रूरी है पानी।
तो लोगों के मन में अवेयरनेस, लोगों के लाइफ्स में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है दैट वाटर इज़ अ स्कार्स रिसोर्स, और अगर आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे, उसको बचाएंगे नहीं, सो इट कैन बी प्रॉब्लमेटिक। कंजर्वेशन और कॉन्शियसनेस शुड बी प्रमोटेड थ्रू एजुकेशन, और ये कंजर्व करने के लिए हम आइडियाज़ किसके थ्रू, आपके एजुकेशन हो गया, रेगुलेशन हो गया, इंसेंटिव्स हो गए, डिसइंसेंटिव्स हो गए। अभी इंसेंटिव्स और डिसइंसेंटिव्स क्या होता है, मान लो मैंने आपको बोला कि अगर आप अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाओगे तो आपको जो होम टैक्स होता है वो कम भरना पड़ेगा, तो ये इंसेंटिव हुआ, भाई अच्छा कम होम टैक्स भरना पड़ेगा, अब मैं सिस्टम लगा लेता हूँ। इंसेंटिव्स क्या होंगे, अगर आपने नहीं भरवाया तो आपको 2% एक्स्ट्रा होम टैक्स देना पड़ेगा। सो इस तरीके से ब्रेड और गोली, ब्रेड एंड गन देके आप उनसे अपना काम निकला सकते हो। उसको ब्रेड एंड स्टिक पॉलिसी बोलते हैं कि जो आपका काम आपको अपने हिसाब से चाहिए तो आप ब्रेड दे दो, जब आपके हिसाब से नहीं चाहिए तो डंडा मार दो। सो इस तरीके से आप इंसेंटिव्स और इंसेंटिव्स के थ्रू वाटर को कंजर्व करने में सरकार कंट्रीब्यूट कर सकती है। देयर कुड बी सेवरल अदर मेजर्स जो आप बहुत छोटे स्केल पे मैं और हम भी कर सकते हैं, जैसे कि और स्टेट्स भी कर सकती हैं, जैसे कि जिस तरीके से तमिलनाडु ने जो मॉडल अपनाया है कि अगर आप नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बनाओ। तो बाय जस्ट तमिलनाडु, हमारी सारी स्टेट्स को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अगर आपका नया घर बन रहा है, आपकी कोई भी नई बिल्डिंग बन रही है, आपका ऑफिस बन रहा है, तो उसमें एक वाटर कंजर्वेशन का मैकेनिज्म होना चाहिए। अब क्या होता है ना, बिल्डिंग वाटर क्या बोलती है, हमने तो पाइप लगा रखी है, हमारा सारा पानी जा रहा है, नीचे ही जा रहा है, अब वो जा रहा है नॉर्मल ड्रेनेज में जाके तो जो आपने सेव किया वो भी गंदा हो गया ना। सो इस तरीके से मैनेज करो कि या तो आप अपनी ही कंपनी के नीचे एक ऐसा टैंक, एक बड़ा सा टैंक बना लो जिससे पानी स्टोर हो, बहुत ज़्यादा नहीं होगा बट एटलीस्ट इट वुड बी ऑफ यूज़। जो आपकी क्लीनिंग होगी वो उस पानी के थ्रू हो सकती है, बहुत सारे मल्टीपर्पज़ चीज़ों के लिए उस पानी को, फ्लशेस के लिए उस पानी को यूज़ किया जा सकता है। सो लोकल ये जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, कंस्ट्रक्टिंग जो भी नए घर बन रहे हैं उनके लिए दिस थिंग शुड बी कंपलसरी, बिकॉज हमने भी देखा कि ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, तो घर कर सकते हैं, ऐसा लोग बाग कर सकते हैं, बहुत ईजिली कर सकते हैं। और आप चलते नलकों को मत छोड़िए, आपके घर में कोई टैप खराब हो गया है, सो प्लीज़ गेट इट रिपेयर्ड एज सून एज यू कैन। सो दीज आर सम लिटिल स्टेप्स विच यू, मी एंड एवरीबडी शुड टेक फॉर वेस्टिंग वाटर एंड पॉल्यूशन। जो आप गाड़ी से जाते हैं, आपने एप्पल खाया, एप्पल बाहर, आपने टॉफ़ी खाई, टॉफ़ी का छिलका बाहर, डोंट डू दीज थिंग्स। आप ऐसा कहोगे कि मेरे एक के करने से क्या ही हो जाएगा, नो इट्स नॉट मेरे एक के करने से क्या हो जाएगा। अगर आप भी अपने पूरी लाइफ में बाहर गंदगी नहीं फैलाओगे तो आप दुनिया का 0.2% गंदगी आप सेव कर लोगे। दिस इज़ व्हाट इम्पैक्ट यू सिंगल पर्सन कैन पुट ऑन नॉट लॉइटरिंग अराउंड, सो इट कॉजेज अ मेजर इम्पैक्ट। सो नेक्स्ट इज़ योर जल क्रांति अभियान। ये आपका 15-16 में आया था। तो वाटर एक रिसाइकलेबल रिसोर्स है बट उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है, यानी कि ऐसा नहीं, पानी ख़त्म नहीं हो जाएगा कभी हमारी दुनिया से, पर हमको जिस पानी की ज़रूरत है वो लिमिटेड है, और जो गैप है सप्लाई, यानी कि जो पानी है जितना अवेलेबल और जितना हमको चाहिए, उसके बीच में जो ये गैप है ये बढ़ता ही जा रहा है टाइम के साथ साथ। और क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल स्केल पे क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वाटर पे और ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, प्रेशर पड़ रहा है। मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया हैज़ अ यूनिक सिचुएशन, इंडिया की एक यूनिक सिचुएशन है। हमारी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, इकोनॉमी भी बढ़ रही है और पानी की डिमांड भी बढ़ रही है। तो जल क्रांति अभियान है, हमारी सरकार ने लॉन्च किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15-16 में आपकी जल मिनिस्ट्री, वाटर मिनिस्ट्री, नई मिनिस्ट्री भी बनाई गई थी। सो दिस इज़ वन थिंग यू शुड रिमेंबर। फिर जो जल क्रांति अभियान, इसका एम था कि वाटर सिक्योरिटी थ्रू पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि हर किसी को हर जगह में पानी की अवेलेबिलिटी को किस तरह से ध्यान दिया जाए, उस पर देखा था इन्होंने। पीपल जो डिफरेंट रीजन के, इंडिया पीपल जो अलग अलग रीजन से जो आते हैं, उनको बोला गया कि आप आपकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, आपको जो पिछले आपके पूर्वजों ने जो भी सिखाया है पानी को कंजर्व करने के लिए, आप वो करिए, पानी को कंजर्व करिए और वाटर अवेलेबिलिटी को इंश्योर करिए। जल क्रांति अभियान है वो एम करता है कि इस तरह से जो लोकल बॉडीज़ हैं, यानी कि ग्राम पंचायत हो गई, आपकी ज़िला परिषद हो गई, म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई, NGOs हो गए और सिटीजन, इन सबसे मिलकर पानी को बचाया जाए।
द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ प्रपोज करनी है जल क्रांति अभियान ने। सबसे पहले तो आपको सबसे पहले एक वाटर स्ट्रेस्ड विलेज ढूंढना है, यानी कि एक ऐसा गांव ढूंढना है जहाँ पे पानी की बहुत कमी है। इन ईच 672 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री टू क्रिएट अ जल ग्राम। तो हर 672 में से एक आपको ऐसी डिस्ट्रिक्ट ढूंढनी है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज होनी चाहिए, यानी कि जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं हमारी कंट्री में, टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 672 डिस्ट्रिक्ट्स में से आपको 1 डिस्ट्रिक्ट ईच चूज़ करनी है जहाँ पे आप जल ग्राम, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट को जल ग्राम बोलोगे जिसमें आप पानी का ध्यान रखोगे सबसे पहले। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉडल कमांड एरिया ऑफ अबाउट 1000 हेक्टेयर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जैसे कि आपका यूपी हो गया, हरियाणा हो गया। मॉडल कमांड एरिया यानी कि ये वो बनेंगे जो कि एक तरीके से दूसरों के लिए मॉडल बनेंगे। आपका हरियाणा हो गया, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, मेघालय, ये है। फिर पॉल्यूशन किस तरीके से कंट्रोल करना है, वाटर कंजर्वेशन करना है, आर्टिफिशियल रिचार्ज यानी कि पानी को रेन वाटर के थ्रू रिचार्ज करने की कोशिश करनी है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन कम से कम करना है। आप जो भी वेल्स बनाएं उसमें आपको केमिकल्स का यूज़ नहीं करना है ताकि वो केमिकल्स पानी से जाके मिल ना जाए। क्रिएटिंग मास अवेयरनेस, सबसे ज़रूरी यही है कि लोगों को बताया जाए कि पानी कितना क्रूशियल है। सोशल मीडिया के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, पोस्टर बनाओ, आप ऐसे राइटिंग करो कॉम्पिटिशन, जैसे वाटर कंजर्वेशन ऐसे राइटिंग्स होते हैं, आपका वर्ल्ड वाटर डे होता है तो उस पर आपसे पोस्टर मेकिंग वगैरह कराई जाती है। सो इन सारी चीज़ों से आप यू कैन एक्चुअली कंजर्व योर वाटर रिसोर्सेज। और तो ठीक है, इसने बोला है जल क्रांति अभियान है वो लोगों को लाइवलीहुड और फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए है थ्रू वाटर सिक्योरिटी। सो क्योंकि ये ऐसा कह रहा है कि आप अवेयरनेस जगा सकते हैं थ्रू पोस्टर मेकिंग एंड ऐसे राइटिंग, तो अभी स्कूल्स आर नॉट ओपन, सो यू कैन राइट एसेज, यू कैन मेक पोस्टर्स, पोस्ट इट इन योर सोशल मीडिया, ताकि आपके जो आप सब लोग फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, नहीं भी चलाते तो व्हाट्सएप तो सब लोग चलाते ही चलाते हैं, तो आप अपना वो पोस्टर बना के ऐसे लिखकर आप अपनी उस पर सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं ताकि सब लोग उसको यूज़ कर सकें। नाउ देयर इज दिस एक कू करके इंडियन ऐप आया है, इट्स लाइक ट्विटर ओनली, जिसमें आप अपनी बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस में एक दूसरे से ये चीज़ें कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ अस जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आज कल जब भी आप इस वीडियो को देखें, प्लीज़ डू अ लिटिल स्टेप फ्रॉम योर साइड टू कंजर्व वाटर, बिकॉज हम सबको पानी की ज़रूरत है ना, आप सिर्फ मुझको या फिर सिर्फ आपको नहीं। और मैं अगर आपको पानी सेव करने के लिए बोल रही हूँ तो इट जस्ट नॉट जस्ट मीन कि वो पानी मेरे लिए सेव होगा, वो आपके लिए, आपके फ्यूचर जनरेशन्स के लिए सेव होगा। So all of us, whoever is watching this video till now, I would request you to please do your step. अपना पार्ट सबको करना है पानी को, वाटर को कंजर्व करने के लिए the best you can. So that's it for today. Thank you very much, and have a nice day. Please do hit the like button. Leave your comments, compliments and suggestions in the comment box. Bye bye.